हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार डीएल एकेडमी में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए। मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। जितेश यादव गुड इवनिंग, अखिलेश यादव गुड इवनिंग, दीपक यादव, शुभम यादव, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है हमारे चैनल डीएल एकेडमी में। आज की क्लास नेशनल पार्क थर्ड, जो कि आज से आपका नेशनल पार्क का पूरा संपूर्ण निचोड़ इसी क्लास में के बाद खत्म होने वाला है। तो नेशनल पार्क के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आप क्लास कर चुके हैं तो नेशनल पार्क से एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसे एग्जाम में पक्का फोड़ करके आएंगे। ठीक है। संध्या गुड इवनिंग। ठीक है। शुभम यादव गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, सभी लोग जुड़ जाए जल्द से जल्द। मैं अगली क्लास आपके सामने भारत की प्रमुख झील रखने वाला हूं। मैं अगली क्लास आप लोगों के सामने भारत की प्रमुख झील, ठीक है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? सभी लोग एक साथ हाथ उठाएं। सभी लोग एक बार हाथ उठाएं। भारत की झील आप लोग की अगली क्लास होगी। जिस तरीके से आपका एक एक पार्ट नेशनल पार्क से था, उसी तरह झील से। रोशनी सुल्तान, हाँ, शुभम यादव गुड इवनिंग, यूपीएससी टॉल, बहुत अच्छे। ठीक है। तो आप सभी लोगों का एक स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है, जो निरंतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, हम वैसे वैसे क्वेश्चंस को बार बार आपके सामने रिपीट करते रहेंगे और दोहराते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी निरंतर बनी रहे। कृतिंजय मौर्य गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए, आप सभी लोग जुड़ जाए जल्द से जल्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क। आज नेशनल पार्क की अंतिम क्लास है। फैज वारिस, दीपक यादव, आज नेशनल पार्क की अंतिम क्लास है और इसी के बाद नेशनल पार्क से, इन तीनों पार्ट से, अगर नेशनल पार्क से अगर कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा, तीनों ही पार्ट से ही फंसेगा। और वो भी हम आपको हेड लाइन करा देंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामों में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं और वही एग्जामों में 100% पूछे भी जाएंगे। एसएससी जीडी वाले ध्यान देंगे, वही क्वेश्चन 100% ही वही क्वेश्चन एसएससी जीडी में अब की बार पूछे जाएंगे अगर नेशनल पार्क से क्वेश्चन बने तो। धर्मेंद्र यादव, शुभम, बहुत अच्छे। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेशनल पार्क का थर्ड पार्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सर बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप नेशनल पार्क स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो सब कुछ, बस आप, प्रिया सिंह गुड इवनिंग, जितेश यादव गुड इवनिंग, बस आप निरंतर आप क्लास में बने रहिए। जो बताया जाता है आप उसे एकदम कंसंट्रेट होकर के समझिए। आपका 100% तैयारी पक्की है। ठीक है। आप बस क्लास में बने रहें। उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे आपको कौन सा कंटेंट देना है जो कि एग्जाम में आप बहुत भयानक फोड़ दें। ठीक है। बहुत बढ़िया, यूपीएससी का आंसर भी आने लगा। हिम तेंदुआ की बात कर लेते हैं कि हिम तेंदुआ भारत में कहां पाया जाता है। हिम तेंदुआ भारत में कहां पाया जाता है? ध्यान देंगे, कहां पाया जाता है, ध्यान देंगे। तो बात कर लेते हैं हिम तेंदुआ भारत में कहां पाया जाता है? बहुत अच्छे। फैज वारिस, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शुभम और दीपक यादव, काजल यादव, सभी लोगों का बहुत सही जवाब आ रहा है। तो हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ लद्दाख में पाया जाता है। हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है? लद्दाख में। प्रीति पांडे, बहुत सही जवाब है। तो हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है? लद्दाख में।
हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? प्रिया सिंह का भी आंसर सही, बहुत सही जवाब आ रहा है। तो बात कर लेते हैं कि हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है। वह राज्य कौन सा है जिसका राजकीय पशु है? तो किस राज्य का है? तो हिम तेंदुआ लद्दाख का ही राजकीय पशु है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ, बहुत सही जवाब आ रहा है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां है? तो हिम तेंदुआ नहीं, लद्दाख कहिए। देखिए, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे है? उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि हिम तेंदुआ भारत में कहां पाया जाता है। तो हिम तेंदुआ भारत में, ज्योति पासवान, हाँ उत्तराखंड, बहुत अच्छे प्रीति। शुभम यादव बहुत बढ़िया जवाब। तो हिम तेंदुआ भारत में कहां पाया जाता है? लद्दाख में। यह लद्दाख का राजकीय पशु भी है, लद्दाख का राजकीय पशु भी है। लद्दाख का क्या है? राजकीय पशु। लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? तो लद्दाख का राजकीय पशु, लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ। हाँ, हिम तेंदुआ, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी लोगों का। अब बात कर लेते हैं, तो आता ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम बात कर लेते हैं नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नवीनतम नेशनल पार्क, नवीनतम नेशनल पार्क, नवीनतम नेशनल पार्क, जल्दी से कमेंट करिए। एकदम गोली के साथ जैसा कमेंट आना चाहिए। सर कोई दूसरा टॉपिक करे। हाँ, आज के बाद आज यही लास्ट टॉपिक था। इस लास्ट टॉपिक में कुछ ऐसे प्रश्न जो छूटे हुए थे उनको हमने आज कवर किया है। आज के बाद आप लोगों का अगली टॉपिक है भारत के प्रमुख झील। भारत के प्रमुख झील है अगली टॉपिक। अगली टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख झील है। ठीक है, हाँ, आज का ये जो टॉपिक है, ये इसमें से कुछ ऐसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे जो एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं। इसके वजह से मैंने पार्ट 3 को भी लॉन्च किया, नहीं तो मैं पार्ट 2 ही लॉन्च किया था। हाँ सर, दुधवा, ये दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क केवल एक ही नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश में है। और जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो केवल एक ही है जो, हाँ, ज्योति पासवान का आंसर बहुत सही आ गया। देहिन पटकई, देहिन पटकई किस राज्य में है? देहिन पटकई ये किस राज्य में है? तो देहिन पटकई किस राज्य में है? असम राज्य में। किस राज्य में? असम में। ठीक है, देहिन पटकई किस राज्य में है? असम में। हाँ, गुंजा कुमारी गुड इवनिंग। हाँ, असम, बहुत सही। अब कमेंट में छाप दीजिए कि वह कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह गैंडे के लिए। तो बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां है? सिक्किम में। सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क, गुंजा, कोई बात नहीं है, लेट से कोई बात नहीं है। आप बस कितना लेट हुई है? मात्र 5 मिनट लेट हुई हैं। तो आप 5 मिनट का वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, लेकिन आप आ गई हैं, बहुत सही टाइम पे आ गए। हाँ, चंद्रप्रभा चकिया चंदौली में है, बहुत सही विशाल, घूमे फिरे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, काजीरंगा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। एक सिंह गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो एक
सिंह गैंडे के लिए, एक सिंह गैंडे के लिए कौन है? काजीरंगा। कौन है? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, हाँ राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडे के लिए। विशाल यादव, यूपीएससी। हाँ सही सही जवाब आ रहा है। शुभम, काजल, सभी लोगों, गुंजा, सभी लोगों का जवाब वेरी गुड है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पे है? सिक्किम में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। मैक्सिमम मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोगों को पूरे राज्य के बारे में नेशनल पार्क की जानकारी हो गई होगी। हाँ मैक्सिमम लोगों को, क्या सभी लोगों को प्रत्येक राज्य के कुछ नेशनल पार्क माइंड में बने हैं कि नहीं? नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को मैक्सिमम नेशनल पार्क बन गया है। इसी नेशनल पार्क को हम बीच बीच में करंट अफेयर की क्लास में, स्टैटिक जीके की क्लास में आपसे पूछते रहेंगे, आपकी तैयारी को निरंतर बनाए रखेंगे। हाँ गुंजा कुमारी का भी सही जवाब आ गया, दुधवा नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में शुभम यादव ध्यान दीजिए, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो राजस्थान में कौन कौन से? केवलादेव। कौन कौन? हाँ बिल्कुल सभी लोगों का स्टैटिक जीके का जो तैयारी है एक ऐसे मोड़ पे आएगी जो कि किसी भी एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बने तुरंत फोड़ करके आए। हाँ यूपीएससी का भी आंसर आ गया, सही ध्यान दीजिए। तो राजस्थान में रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, ये सब कहां है? हाँ केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब कहां है? राजस्थान में। बहुत बढ़िया। तो राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार, हाँ सरिस्का नेशनल पार्क सही है। गुंजा कुमारी, विशाल यादव, अखिलेश यादव, आप सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपकी तैयारी नेशनल पार्क को लेकर बहुत ही अच्छी हो गई है। क्योंकि आपके सामने से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा है, यही बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा तैयारी होना भी चाहिए कि एकदम गोली के साथ जैसा आंसर जाए, उससे भी तेज, ब्रह्मोस रॉकेट जैसा। हाँ ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल को, मतलब कि कितने नेशनल पार्क को? 18। ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। तो कितने नेशनल पार्क को? तो 18 नेशनल पार्क को, 18 नेशनल पार्क को, 18 जैव मंडल को यूनेस्को द्वारा क्या घोषित किया गया है? आरक्षित क्षेत्र। क्या घोषित किया गया है? आरक्षित क्षेत्र। किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। हाँ तो यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल की संख्या कितनी आरक्षित की गई है? 18। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट बहुत 18 18 18 की तो आपने लाइन लगा दी है, बहुत बढ़िया, ऊपर से नीचे तक पूरी है 18। गुंजा कुमारी, शुभम यादव, कृतिंजय, दीपक, अखिलेश, विशाल, फैज, बहुत बढ़िया यूपीएससी, बहुत अच्छे। बात कर लेते हैं तो आता ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं कि भारत में यूनेस्को के द्वारा कितने अमूर्त धरोहर हैं? अमूर्त धरोहर, कितने अमूर्त धरोहर हैं? तो कितने अमूर्त धरोहर हैं?
अमूर्त धरोहर का मतलब समझ रहे हैं, इंटेंजिबल साइट। अमूर्त धरोहर का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल साइट। तो कितने इंटेंजिबल साइट हैं? अमूर्त धरोहर किसे कहते हैं? ऐसे धरोहर जिसे हम छू न सकें, जिसे हम छू न सकें, बस फील कर सकें, उसे अमूर्त धरोहर कहते हैं। हाँ 14, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। कितने अमूर्त धरोहर हैं? 14। अब बात कर लेते हैं नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है। नवीनतम अमूर्त धरोहर, नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नवीनतम, देखिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है। गुंजा कुमारी, अंबुज आनंद, अखिलेश यादव, शुभम यादव, यूपीएससी सबका 14, फैज वारिस, बहुत बढ़िया। तो नवीनतम अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा, नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? दुर्गा पूजा है। हाँ दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे फेमस दुर्गा पूजा कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस दुर्गा पूजा। हाँ दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जिनका भी आ रहा है बहुत ही करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर है, बहुत सही। तो 14 जो है ये क्या है? अमूर्त धरोहर है। 75 क्या है? 75 क्या है? तो बात कर लेते हैं 75। तो भारत में 75 रामसर साइट है। भारत में 75 क्या है? रामसर साइट, रामसर साइट। रामसर साइट का मतलब समझ रहे हैं? रामसर साइट दुर्गा पूजा बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है, बहुत बढ़िया। देखिए रामसर साइट का मतलब ये होता है कि वह दलदली भूमि जहां पे जली क्षेत्र होते हैं उन्हें हम रामसर साइट घोषित कर देते हैं। तो हाल ही में यूपी के किसको रामसर साइट में, नवीनतम रामसर साइट में घोषित किया गया है? यूपी के किसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है? हाँ गुंजा कुमारी रामसर साइट, सही जवाब आ रहा है। अखिलेश यादव 75 रामसर साइट है, बहुत अच्छे। तो हाल ही में यूपी के टोटल कितने रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। तो रामसर साइट की बात कर लेते हैं। तो रामसर साइट, थोड़ा सा रामसर साइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामसर साइट, तो यह कहां से स्टार्ट हुआ है? यह ईरान से, पूर्वी चौबे बखीरा, बहुत बढ़िया, पूर्वी चौबे का जवाब आया। तो यूपी का नवीनतम कौन है? यूपी का नवीनतम यूपी का कौन सा है? बखीड़ा। यूपी का नवीनतम कौन सा है? बखीड़ा। बखीड़ा से पहले कौन था? बखीड़ा से पहले कौन था? इससे पहले हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड था। कौन था? हैदरपुर वेटलैंड। सबसे अधिक रामसर साइट कहां है? सर्वाधिक रामसर साइट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सर्वाधिक रामसर साइट, सर्वाधिक रामसर साइट। तो सर्वाधिक रामसर साइट कहां है? सर्वाधिक रामसर साइट, तो सर्वाधिक रामसर साइट आपका तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर साइट कहां है? तमिलनाडु में। हाँ हैदरपुर वेटलैंड था, हैदरपुर। बखीड़ा से पहले यूपी का कौन था नवीनतम? हैदरपुर। तो बखीड़ा को लेकर उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? हाँ यूपीएससी रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर एक जगह का नाम है, ये मत समझिएगा कि रामसर एक क्या है। रामसर एक शहर का नाम है। वो शहर कहाँ है? ईरान में। हाँ तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं?
तो वर्तमान में यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुल 11 रामसर साइट हैं। कुल कितने रामसर साइट है? 11 रामसर साइट। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को कहा हुआ था? ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी वेटलैंड है, यानी कि जो भी आर्द्र भूमि है, उन आर्द्र भूमि को उपजाऊ बनाना। हाँ, बहुत सही जवाब आ रहा है, 11 सभी लोगों का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गुंजा कुमारी 2 फरवरी 1971, फैज वारिस 11 है, बहुत सही। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तो 11 जो रामसर साइट है, ये 11 रामसर साइट कहां पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 11 नेशनल पार्क कहां है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 11 नेशनल पार्क कहां है? 11 नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो कि पूरे राज्य में सर्वाधिक है। आर्द्र भूमि को उपजाऊ बनाना इसका मुख्य कारण था, जो ईरान के रामसर में इसका कन्वेंशन हुआ। बहुत सही। एमपी जिनका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। ऐसे ही आपकी तैयारी बहुत खूबसूरत है, आपका कमेंट देख के दिल खुश हो जाता है। बहुत सही। यूपीएससी टाल का आपका विशाल यादव का कमेंट बहुत खतरनाक आता है, ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी तगड़ा, इनका तो 60 है। हाँ, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया, अंबुज आनंद, फैज वारिस बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया, नहीं विशाल, देखिए तुक्का नहीं, तुक्का में नहीं काम चलेगा। विशाल यादव तुक्का, अरे तुक्केबाज, ध्यान दो, हर जगह तुक्का नहीं काम करता है, हर जगह तुक्का नहीं। तो गुजरात के कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा है, तो गुजरात का जो कच्छ का रण है पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। गुजरात का कच्छ का रण जो है भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। यूपीएससी ने तुक्का सही मारा है, बहुत बढ़िया तुक्का। हाँ, तो गुजरात का जो कच्छ का रण है, जो गुजरात का कच्छ का रण है, यह भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें तो कौन होगा? कच्छ का रण। हाँ देखिए, अब आंसर आने लगा, सही। हाँ, ऐसे ही आंसर आए, बहुत बढ़िया। तो गुजरात का जो कच्छ का रण है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा क्या है? घास का मैदान है। एशिया का सबसे बड़ा क्या है? घास का मैदान। तो घास का मैदान, घास का मैदान है। तो वो कौन से घास के मैदान है? बन्नी ग्रासलैंड। कौन है? बन्नी ग्रासलैंड है। बन्नी ग्रासलैंड जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का अच्छा आंसर आ रहा है। एरिया 45,610 वर्ग किलोमीटर। कृत्युंजय, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूरे एरिया बताया, बहुत अच्छे। बन्नी ग्रासलैंड जिनका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है आंसर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि गुजरात के कच्छ के रण में जो एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है वह बन्नी ग्रासलैंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं कि भारत का वो कौन से 2 घास के मैदान हैं जो भारत में पाए जाते हैं?
मुकेश गुप्ता नमस्कार नमस्कार। गुंजा कुमारी दलदली क्षेत्रों में, हाँ बहुत बढ़िया। यानी ये कहाँ पाई जाती है, ये जो घास के मैदान है ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हाँ, गुजरात राज्य 1960 में बना था। गुजरात के साथ दो राज्य बने थे, कौन? गुम हो गया 60 में, गुम हो गया 60 में, लिख लीजिए, गुम हो गया 60 में, गुम हो गया 60 में, मतलब कि गु से गुजरात, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, ये दोनों गुम हो गए किसमें? 60 में, मतलब 1960 में गुम हो गए 60 में, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र कब बने थे? गुम हो गया 60 में, बहुत बढ़िया। यानी कब गुम हुए? 60 में। गुजरात और महाराष्ट्र कब बने थे? 1960 में। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं कि पंपास, पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में जो दो घास के मैदान प्रमुख पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? बुग्याल या पयार, सोनमर्ग या गुलमर्ग, यही दो ऐसे घास हैं जो कहां पाए जाते हैं? भारत में। गुम हो गया 60 में, हाँ अंबुजानंद। उत्तरी अमेरिका, नहीं नहीं, तुक्का नहीं, एकदम नहीं तुक्का चलेगा, तुक्का एकदम नहीं चलेगा। पंपास, अंजलि गुप्ता, पंपास घास के मैदान कहां है? अर्जेंटीना। उत्तरी अमेरिका, नहीं नहीं, अखिलेश, अखिलेश देखिए ऊपर वाले का तुक्का मत मारिए। पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना। देखिए देखिए, अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है? अर्जी किससे करते हैं? पापा से, पापा से अर्जी किया, यानी कि पापा से बना पंपास। अर्जी किसे करते हैं? पापा से, तो पापा से बना पंपास, अर्जी किए तो अर्जेंटीना। ठीक है, तो पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आप लोगों का जवाब जो आ रहा है ऊपर, कुछ लोगों का जवाब जो आया है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी, देखिए बात नाम से क्या चला? उत्तरी, उत्तरी, री आ रहा है ना, तो री कौन में आ रहा है? इसमें भी री आ रहा है ना, तो उत्तरी का मतलब प्रेयरी, उत्तरी प्रेयरी। तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान? प्रेयरी घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान? प्रेयरी घास के मैदान। और मैंग्रोव घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव घास के मैदान, हाँ प्रेयरी। गुंजा कुमारी सही जवाब। हाँ शुभम यादव, फीफा वर्ल्ड कप जो विजेता अभी हाल ही में कौन हुआ है? तो फीफा वर्ल्ड कप के हाल ही में विजेता जो बने हैं वो कौन बना है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो आप कमेंट कर दीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप सर्वप्रथम किसने जीता था और वह कहां पर हुआ था? हाँ विशाल यादव, उत्तरी साउथ अमेरिका में। मैंग्रोव, नहीं नहीं, देखिए तुक्का नहीं, वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया आ रहा है जवाब। देखिए मैंग्रोव को ही किस नाम से जानते हैं? सवाना। मैंग्रोव को ही सवाना जानते हैं नाम से। तो देखिए सावन, सवाना का मतलब सावन। सावन कब आता है? सावन कब आता है? कब? जब सब कुछ बीत जाता है तब, यानी सब कुछ जब वेस्ट हो जाएगा तब सावन आएगा। यानी कि पेड़ों की पत्तियां जब वेस्ट हो जाती हैं तो क्या आता है? सावन। तो सावन कब आता है? जब पेड़ों की पत्तियां वेस्ट हो जाती हैं। वेस्ट मतलब खत्म। तो जब सावन में कब आएगा? जब पेड़ों की पत्तियां वेस्ट हो जाएंगी। तो वेस्ट का मतलब वेस्ट बंगाल। तो सवाना घास के मैदान कहां पे पाए जाएंगे? वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में।
कहा? पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, कहां पाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में, उरुग्वे में। और उरुग्वे ने ही जीता था 1930 में। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। यूपीएससी टाल का सही जवाब है ऊपर। आप लोग फीफा वर्ल्ड कप कतर लियोनेल मेसी ने जीता था। हाँ देखिए, सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है उरुग्वे। दक्षिणी अमेरिका का देश है उरुग्वे, और उरुग्वे ही जीता था पहली बार। ठीक है, हाँ 1930। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल। अब बात कर लेते हैं डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। शुभम यादव, अंबुज यादव, बहुत अच्छे। तो डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाँ अंजलि गुप्ता, बहुत जबरदस्त जवाब आ रहा है। पूर्वी चौबे, बहुत अच्छे। ज्योति कुमारी, हाँ ठीक है। तो डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। आप लोगों टेंशन मत लीजिए, आप लोग की अगली जो क्लास होगी भारत की प्रमुख झील। क्या होगी? भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झील होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित हैं? भारत में आरक्षित जैव मंडल, भारत में आरक्षित जैव मंडल, अभी हमने बताया था कि भारत में कितने आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। तो भारत में 18 आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 18। किसके द्वारा घोषित किए गए? ये किसके द्वारा घोषित हुए? तो यह घोषित हुए हैं यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को। किसके द्वारा घोषित हुए हैं? यूनेस्को के द्वारा। हाँ 18, बहुत बढ़िया। जिनका भी जवाब 18 आ रहा है, गोटी की 60 की तरह जिनका भी 18 आ रहा है, सब सही है। हाँ गुंजा कुमारी, यूनेस्को, बहुत अच्छे। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 11 सर्वाधिक नेशनल पार्क। 11 क्या है? सर्वाधिक नेशनल पार्क। कहां? मामा की नगरी मध्य प्रदेश। अब बात कर लेते हैं 14 क्या है? तो 14 अमूर्त धरोहर है। 14 क्या है? अमूर्त धरोहर। 14 क्या है? अमूर्त धरोहर है। और 75 क्या है? तो 75 रामसर साइट है। 75 क्या है? रामसर साइट। 75 क्या है? रामसर साइट है। अमूर्त धरोहर, हाँ 14 अमूर्त धरोहर है। बहुत बढ़िया है शुभम यादव, बहुत अच्छे। यूपी स्पेशल जीके का क्लास भी कराइए। बिल्कुल बिल्कुल होगा। अभी आने वाली यूपी स्पेशल के लिए जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, उसी के लिए आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं। आप लोग यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या आप उसी के लिए स्पेशल यूपी पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हाँ 75 रामसर साइट है। बहुत बढ़िया शुभम यादव, रामसर साइट। गुंजा कुमारी का भी सही जवाब आ रहा है। अंजलि गुप्ता, वेटलैंड है, सही है। आर्द्र भूमि, यानी आर्द्र भूमि। इसी रामसर साइट को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। वेटलैंड कहे, आर्द्र भूमि कहे।
हाँ, वेटलैंड का है, चाहे आर्द्र भूमि का है, चाहे रामसर साइट का है, बात एक ही है। क्योंकि एक लड़के के दो नाम होते हैं, एक के घर का मटरू, तो स्कूल का पप्पू, घर का मटरू, कोचिंग में, हाँ, कोचिंग का अलग नाम। ठीक है, अखिलेश यादव, हाँ, रामसर साइट है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग, सर पहले एसएससी जीडी का, हाँ, एसएससी जीडी, पहले एसएससी जीडी, क्योंकि मेन फोकस लोगों का वही है। एग्जाम भी अगले मंथ है, आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो हम आप लोगों के पास एक ऐसा क्लास लेकर के आएंगे जो क्लास लगभग 2 से 3 घंटे के बीच होगी। अगर वहां से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम अगर 20 नंबर का जीके जीएस है तो वहां से 15 से 18 क्वेश्चन वहीं से होंगे। सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है? ये देखिए, सबसे अधिक रामसर साइट की बात करें तो सबसे अधिक रामसर साइट यूपी में, यूपी में, सबसे अधिक रामसर साइट की बात करें तो सबसे अधिक रामसर साइट इससे पहले ईरान में थे, अब भारत में हो गए हैं। ठीक है, हाँ दिव्या, देखिए आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग बस केवल आपके सामने एक मैं करंट अफेयर के टेंशन मत लीजिए। जनवरी से लेकर के सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर तक टोटल करंट, जनवरी से दिसंबर तक हम आपको टोटल करंट अफेयर इस तरीके से आपका कवर करा देंगे। अंजलि गुप्ता, हाँ, तमिलनाडु में सर्वाधिक है, राज्य की बात करेगा तो तमिलनाडु में। ठीक है, आप लोगों का करंट अफेयर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक टोटल कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से बस 1 हफ्ते पहले, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है उससे 1 हफ्ते पहले आपका सब कुछ करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा। हाँ, स्पीड में पढ़ाएंगे, स्पीड में, क्योंकि देखिए आज के बाद कल आपका चलेगा भारत के प्रमुख झील। ठीक है, डेली एक चैप्टर को, डेली एक टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में कुछ वहां से बने क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा, अभी हमने बताया था, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। यह कहां है? सिक्किम में। हाँ, सिक्किम में। यह कब बना था? यह कब बना था? कंचनजंगा नेशनल पार्क कब बना था? 1977 में। कब बना था? 1977 में। हाँ, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है 1977, बहुत अच्छे। हाँ, ज्योति कुमारी ये ऑप्शन। शुभम यादव 1978, कहा मिस्टेक कर गए, मिस टाइपिंग। देखिए, अब बात कर लेते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क है जो 1977 में सिक्किम का एक नेशनल पार्क बनाया गया। हाँ, कोई बात नहीं शुभम जी, ज्योति कुमारी का भी सही जवाब आ गया। तो कब बना था? 1977 में। अब हम बात कर लेते हैं कि सिक्किम से कौन सा संविधान संशोधन रिलेट करता है? सिक्किम, हाँ, सबसे छोटा राज्य। तो हम बात कर लेते हैं कि सिक्किम से कौन सा संविधान संशोधन रिलेट करता है? दोनों संविधान संशोधन, एक है 35वां और एक है 36वां, दोनों है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है समझिए। अगर कहेगा कि सिक्किम को भारत का राज्य भारत में कब मिलाया गया, भारत में सिक्किम को कब मिलाया गया, तो उसका प्रावधान
किसमें है, यानी कि भारत में, भारत का सिक्किम राज्य कब बना। इसका मतलब है, हाँ शुभम यादव 35-36, 35 का मतलब यह है कि भारत सिक्किम का राज्य बना, भारत सिक्किम का राज्य बना। लेकिन अगर कह दे कि भारत का राज्य सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर पूर्ण राज्य की बात करेगा तो 36 मारेंगे। अगर कहेगा कि भारत किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य बनाया गया तो 35। अब कहेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो 36। क्लियर हुआ? हाँ, पूरी तरह राज्य का दर्जा मिला। बहुत सही शुभम यादव, वही हमने यहां पे समझाना चाहते थे। तो हालांकि ऑप्शन में आपके जीडी का एग्जाम है तो इतना करीबी ऑप्शन नहीं रखेगा, ऑप्शन में आपका 36 सही होगा, ऑप्शन में आपका 36 सही होगा। हाँ शुभम जी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पे है? बांधवगढ़, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, संजय गांधी, ये सब कहां है? मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। ये सब कहां है? मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कब बना था? तो यह 1968 में बना था। हाँ एमपी, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। कब बना था? एमपी में। तो कब बना था? 1968 में। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी, ये सब कहां के हैं? अंसी, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां है? हाँ, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क भारत के कहां है? कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक। ठीक है। हाँ, विशाल यादव का सही जवाब आने लगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र कब अपनाया गया? अंबुजानंद 1968। जवाब बहुत खतरनाक है। हाँ, आपके जवाब में बहुत ज्यादा दम है अंबुजानंद। विशाल यादव का बहुत सही जवाब आया कर्नाटक। गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र कब आया था? जब भारत से गिद्ध विलुप्त हो रहे थे तो गिद्ध को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया था। तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वह गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में आया था। तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2006 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? हमने अभी बताया है कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ का रण है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करेगा तो वो कौन सा है? राजस्थान है। हाँ, 2006 में। बहुत बढ़िया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, तो सबसे बड़ा कहेगा तो क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण। सबसे छोटे की बात करेगा
तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा कौन सा होगा? तो डिब्रू सैखोवा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा। तो डिब्रू सैखोवा कहां का है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहां पे? सर संजय गांधी नेशनल पार्क, हाँ सॉरी, महाराष्ट्र में है। हाँ देखिए, पेंच जो है, पेंच नेशनल पार्क, वो महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। महाराष्ट्र के भी बॉर्डर में है, मध्य प्रदेश, यानी दोनों में है। आधा मध्य प्रदेश में है और आधा महाराष्ट्र में है। कौन? पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क गुजरात का कच्छकरण है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क डिब्रू सैखोवा कहां का है? असम का। नोट कर लीजिए, ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोल, ये क्वेश्चन ये पूछा था कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कब और किस राज्य में है? तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। हाँ बहुत बढ़िया। तो अतः ए और बी दोनों सही है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कच्छकरण और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग कब आया था? तो कस्तूरी मृग जो आया था वो कब आया था? हाँ, कस्तूरी मृग भारत के क्षेत्रों से क्या हो रहे थे? विलुप्त हो रहे थे। तो विलुप्त हो रहे थे तो इनके लिए अधिनियम आया था। तो वो जो अधिनियम था वो कब का अधिनियम था? तो कस्तूरी मृग का जो अधिनियम था वो 1970 का अधिनियम था। 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना लॉन्च हुई। इसके तहत कस्तूरी मृगों की संख्या में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। हाँ, कस्तूरी मृगों की संख्या में इसका बढ़ोतरी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ज्योति कुमारी सही जवाब आ रहा है, शुभम यादव का भी सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया? कहां कहां है? राज्य या केंद्र शासित में? अरमान अंसारी, अरमान अंसारी इतना नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, झूठा। ठीक है, अरमान अंसारी इतना फेंक देते हैं, इतना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं फेंकते हैं जितना अरमान अंसारी फेंक देते हैं। चलिए ठीक है, इतना फेंकिए कि हम लोग लपेट सकें। इतना दूर फेंक दे रहे हैं कि लपेटने में टाइम लग रहा है। देखिए, तो भारत के किस राज्य का विविध समुद्री पेड़ पौधे हैं उस जंतुओं को संरक्षित करने के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो जंतुओं को आरक्षित करने का जो बनाया गया क्षेत्र वो भारत के कोरल प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप समूह को कोरल आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई तो मिला अरमान अंसारी। ठीक है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, देखिए आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। इंजीनियर अरमान अंसारी, बात ध्यान दीजिए। देखिए, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना जीडीपी गिर गई
इस 2022 वाली सरकार में। ठीक है, चलते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र किए गए? तो कौन से जैव आरक्षित क्षेत्र थे? तो लक्षद्वीप का था। कहां के थे वो? लक्षद्वीप। वो कहां के थे? लक्षद्वीप के। शुभम क्या हुआ? कोई बात नहीं है। हाँ, शुभम यादव का बहुत सही जवाब आ रहा है। ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लक्षद्वीप जो बना है यह कोरल प्रवाल भित्ति से बना है। लक्षद्वीप जो बना है कोरल प्रवाल भित्ति द्वारा। किसके द्वारा बना है? कोरल प्रवाल भित्ति द्वारा। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब आने लगा। संध्या का ये ऑप्शन, फैज वारिस बहुत बढ़िया ये ऑप्शन। ठीक है, शुभम यादव ये ऑप्शन बहुत अच्छे। ज्योति कुमारी का भी सही जवाब। कोरल प्रवाल भित्ति मूंगे के खाल से, किसे? मूंगे के खाल से ये बनी है। मूंगे के खाल से कौन बना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अगर पूछे कि कोरल से निर्मित भारत का वह कौन सा द्वीप है तो लक्षद्वीप है। ठीक है, कोरल प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित वह द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का। तो मूंगे के खाल से निर्मित है या कोरल प्रवाल भित्ति है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लक्षद्वीप की राजधानी जल्दी से कमेंट कर देंगे। बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बढ़िया, यूपीएससी का जवाब आ गया। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कवारती। लक्षद्वीप के कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप हैं? छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर के कुल कितने द्वीप हैं? कुल कितने द्वीप हैं? लगभग में बता दीजिए, कुल कितने द्वीप हैं? बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। हाँ सर, एग्जैक्ट नहीं याद है। हाँ, लगभग में, लगभग पोर्ट ब्लेयर। बहुत सही, ज्योति कुमारी कवारती है। हाँ देखिए, लगभग, देखिए लक्षद्वीप पर टोटल अगर कहा जाए तो लगभग कुल मिलाकर के 35 छोटे बड़े क्या है? द्वीप समूह है। 35 कुल कितने छोटे बड़े हैं? तो कुल छोटे बड़े मिला करके 35 है। लगभग कितने हैं? 35 है। इन 35 में लगभग, हाँ, पोर्ट ब्लेयर जिनका भी आ रहा है लाइन से छाप दे रहे हैं, सबका सही जवाब आ रहा है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इन 35 द्वीपों में सब पे जीवन का निवास नहीं है। कुछ ही मुख्य 5-7 ऐसे द्वीप हैं, केवल 5 ही ऐसे द्वीप हैं जिस पर इनका जीवन का निवास है, यानी मानव का वास है, नहीं, और बाकी सब वैसे ही हैं। ठीक है, जिन पर जीवन का वास नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार में सबसे छोटा नेशनल पार्क, पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, हाँ, 35 में से 5। बहुत बढ़िया ज्योति कुमारी। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है। कौन है? साउथ बटन। तो साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का
सबसे छोटा नेशनल पार्क है? इन सबसे छोटे नेशनल पार्कों में सबसे छोटा कौन है? साउथ बटन है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है। हाँ, घूमने के लिए पहले नौकरी जरूरत है, नौकरी ले ले तो फिर इसके बाद घूमते घूमते लक्षद्वीप क्या, ऑस्ट्रेलिया के कोरल प्रवाल भित्ति पे घूमना। ठीक है। हाँ, अंडमान में। बहुत बढ़िया, साउथ बटन। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? हाँ, साउथ बटन है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत का, पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। जो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। पुडुचेरी। देखिए, दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। तो दिल्ली से रिलेटेड हमारे संविधान में कौन सा संविधान संशोधन है? दिल्ली राजधानी क्षेत्र से। तो वह संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? दिल्ली क्षेत्र राजधानी से। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। हाँ, आंध्र प्रदेश, केरल और कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु इनके। हाँ, ज्योति कुमारी 69वां संविधान संशोधन। शुभम यादव, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये 3 है जिनमें पुडुचेरी के कितने? पुडुचेरी के 4 जिले हैं। कौन कौन? यमन, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। तो ये 4 जिले, एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरल में है और 2 तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में यानम, आंध्र प्रदेश में यानम और तमिलनाडु में माहे और पुडुचेरी, केरल में कराईकल। हाँ, 4 जिले हैं जिनमें से 2 तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश और एक केरल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया? तो नीलगिरी पर्वत चोटी कहां पे है? नीलगिरी पर्वत चोटी कहां पर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ, सही जवाब आ रहा है। बहुत सही, बहुत सही। यूपीएससी टाल्क बहुत अच्छे। तमिलनाडु, केरल। हाँ, बात कर लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा नीलगिरी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जैव मंडल घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा नीलगिरी को यूनेस्को द्वारा जैव मंडल कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा नीलगिरी को सन 2000 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? सन 2000 में। ज्योति कुमारी, सही जवाब है। कब घोषित किया गया? सन 2000 में। अब बात कर लेते हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। हाँ, जिनका भी ऑप्शन ई आ रहा है बहुत सही जवाब।
ये मत सोचिएगा कि सर 4 ऑप्शन का एग्जाम होता है, 5वां कहां से। हम 5 ऑप्शन इसलिए लाए हैं कि इसमें आपको कुछ बताना है, आपको इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताना है। महेंद्रगिरी नहीं नहीं नहीं, हमने क्या पूछा है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी K2 नहीं, K2 कौन है? K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ देखिए अभी से जवाब सही आया है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, डोडा डोडा बेट्टा। अन्नामलाई नहीं नहीं, अन्नामलाई नहीं, डोडा बेट्टा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। अब बात कर लेते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से कमेंट छाप दीजिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की, किसकी बात कर लेते हैं? अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत से लोगों का आंसर भी आ गया है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर। अब देखिए क्वेश्चन को जस्ट हम उल्टा करने जा रहे हैं। धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है? कमेंट जल्दी से कर दीजिए। धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़, धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? हाँ गुरु शिखर। ज्योति कुमारी बहुत सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, देखिए लाल पांडा का जो संरक्षण का परियोजना आया था, लाल पांडा परियोजना, वह कब आया था? तो लाल पांडा परियोजना 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में। कछुआ संरक्षण केंद्र कब आया था? 1975 में। कछुआ संरक्षण केंद्र कब आया था? 1975 में। हाँ, हम बात कर लेते हैं धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है। तो कछुआ संरक्षण केंद्र कब आया था? 1975 में। तो कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के किस नेशनल पार्क में? तो भीतरकणिका नेशनल पार्क में कछुआ संरक्षण केंद्र। तो भीतरकणिका नेशनल पार्क में किस प्रजाति के कछुए का संरक्षण है? भीतरकणिका नेशनल पार्क में, भीतरकणिका नेशनल पार्क में, भीतरकणिका नेशनल पार्क में कौन सा कछुआ है? ओलिव रिडले, ओलिव रिडले, ओलिव रिडले कछुआ कहां है? उड़ीसा के भीतरकणिका नेशनल पार्क में। हाँ बहुत बढ़िया शुभम यादव। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़। किसकी है? सतपुड़ा की है। हाँ शुभम यादव, ओलिव रिडले, ओलिव रिडले कछुए के लिए, ओलिव रिडले कछुए के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीतरकणिका नेशनल पार्क। ये कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है। गैंडा परियोजना कब आया था? 1987 में।
तो आप बता दीजिए कि एक सींग गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध था? एक सींग गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए, एक सिंह गैंडे के लिए, एक सिंह गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गैंडे के लिए। हाँ, 1987। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना, तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब आया था? 1900। हाँ, ज्योति कुमारी का सही जवाब। शुभम यादव बहुत अच्छे। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब आया था? तो 1975 में। 1975 में शुभम यादव, काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं नीलगिरी। नीलगिरी को यूनेस्को के द्वारा, हाँ, 1975, बहुत अच्छे। शुभम यादव 1975, ज्योति कुमारी का भी 1975। तो नीलगिरी को 2000 में यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? नीलगिरी को। आपको पता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है। हाँ, ज्योति कुमारी सही जवाब आ रहा है 1975। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थामिन मृग, थामिन मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई? थामिन मृग, हाँ, तमिलनाडु, बहुत अच्छे। तमिलनाडु में सही जवाब है। बात कर लेते हैं थामिन मृग परियोजना की जो शुरुआत है वो कहां पे हुई थी? तो थामिन मृग परियोजना की जो शुरुआत हुई थी असम में। और यह थामिन, हाँ, ज्योति कुमारी 2000, बहुत अच्छे। नीलगिरी जो उसका जैव मंडल का यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था वो सन 2000 में घोषित किया गया था। बात कर लेते हैं कि थामिन मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई? हाँ, असम, बहुत अच्छे। वो कब हुई? तो थामिन मृग परियोजना की शुरुआत, थामिन मृग परियोजना, थामिन मृग परियोजना, हाँ, असम। अखिलेश यादव सी, नहीं 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 नहीं, अखिलेश यादव सी ऑप्शन नहीं है। तो थामिन मृग, थामिन मृग का मतलब समझ रहे हैं? वो क्या है? वह एक हिरण की प्रजाति है। वह एक क्या है? हिरण की प्रजाति है। ठीक है, वह हिरण की क्या है? प्रजाति है, जो कि हिरण के जैसे दिखने वाले, जैसे गाय की भी एक प्रजाति है, भैंस की भी एक प्रजाति है, बकरी की भी एक प्रजाति है, कोई छोटी बकरी कोई बड़ी, जैसे आदमियों की भी क्या है? प्रजाति है। जैसे भारत में देखेंगे कि भारत के जो व्यक्ति हैं चाइना के व्यक्तियों से क्या है? अलग है, क्योंकि उनका जलवायु चेंज है। वहां के व्यक्ति छोटे छोटे आंख वाले, वो पता नहीं चलता है कि आंख खोल कर देख रहे हैं या आंख बंद करके देख रहे हैं, पता नहीं चलता है। वैसे है चाइना के व्यक्ति। ठीक है, वो आपको लगेगा कि आंख बंद की है, लेकिन वो सब देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो थामिन मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। हाँ, ज्योति कुमारी सही जवाब। अखिलेश यादव, शुभम यादव, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। कब हुई थी? 1977 में। किसका? थामिन मृग परियोजना। तो थामिन मृग का मतलब समझ गए क्या है? यह हिरण की एक क्या है? प्रजाति है। यह हिरण की क्या है?
प्रजाति। जैसे बारहसिंगा भी क्या है, हिरन का एक प्रजाति है, हिरन का एक क्या है, प्रजाति है। तो उसी तरह थामिन मृग भी एक क्या है, हाँ थामिन मृग भी क्या है, हिरन की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सभी लोग को समझ में आएगा। थामिन मृग, थामिन मृग कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है थामिन मृग। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप कौन सा है? ठीक है, प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप, प्रवाल प्रवाल भित्ति किससे बनता है? तो यह प्रवाल भित्ति जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनता है? तो यह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। बहुत खूब सर, विजय शंकर सर कहां हुआ? ज्योति कुमारी, ए ऑप्शन। हाँ, प्रवाल भित्ति के द्वारा कौन सा द्वीप निर्मित हुआ? तो प्रवाल भित्ति के द्वारा जो द्वीप निर्मित हुआ वह द्वीप कौन था? लक्षद्वीप। कौन था? लक्षद्वीप था। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, CaCO3, इसका फार्मूला क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है कौन? प्रवाल भित्ति। यह मूंगे के खाल से बनी चट्टान है, इसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, मूंगे की चट्टान। मूंगा एक जीव है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो यह मूंगा भी एक क्या है? एक जीव है जो कछुए जैसा, जैसे कछुआ देखेंगे कि ऊपर का खोल है, तो कछुआ जब मर जाता है तो जो ऊपर का जो खोल है वह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का है, वह वैसे पड़ा रहता है। तो एक के ऊपर एक जब कछुए, अगर मूंगे हैं, जब एक के ऊपर एक अपनी खाल को छोड़ते जाते हैं तो उससे जब निर्मित अगर कोई पानी के ऊपर वह भाग जिस पे मानव जीवन संभव है उसे ही क्या कहा गया? कोरल प्रवाल भित्ति अर्थात मूंगे के द्वारा निर्मित द्वीप। उस द्वीप का नाम, हाँ शुभम यादव सही जवाब, ज्योति कुमारी बहुत अच्छे। कैल्शियम कार्बोनेट जिनका भी जवाब आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मूंगे की चट्टान से भी निर्मित है। ठीक है, यह किस सागर में है? लक्षद्वीप किस सागर में है? तो लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। किस सागर में? अरब सागर में। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए कि ये भारत का क्या है? मैप है। ठीक है ना, ठीक है, ये भारत का मान लीजिए मैप है। तो इस मैप में यहां पर देखेंगे तो हमारा क्या लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है, हाँ अरब सागर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। कभी आपने सोचा है कि भारत के मैप में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है और कोई देश क्यों, और किसी देश को क्यों नहीं दिखाया जाता? भारत में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है? कोई जवाब दे, कोई कमेंट कर दे।
अगर जिसका कमेंट आ जाएगा आज की क्लास उसी के नाम पे बंद भी हो जाएगी। आज की क्लास उसी के नाम पे बंद होगी जिसका कमेंट आ जाएगा परफेक्ट। कि भारत के मैप में श्रीलंका का मैप क्यों आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहां पे स्थित है? अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है? लक्षद्वीप, अरब सागर, अरमान अंसारी, अरब सागर, बहुत बढ़िया जवाब, 6 डिग्री, बहुत अच्छे। हमने बताया कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय 200 तक का सीमा में। अच्छा, नहीं नहीं, तो अगर 200 तक के अगर सीमा में लिया जाए तो 200 तक के सीमा में तो मालदीव भी आ जाएगा। मालदीव का भी एक क्षेत्र होगा 22.5, 6.4 डिग्री की वजह से श्रीलंका को। हाँ, दीपक सिंह का जो ये जवाब आ रहा है ये बहुत सही आ रहा है जवाब। दीपक का जो जवाब आ रहा है लाजवाब है। 200 आर्टिकल, 200 नाटिकल होता है, आर्टिकल नहीं, 200 नाटिकल 370 किलोमीटर होता है। नहीं नहीं, ये इसका मुख्य कारण नहीं है 200 नाटिकल। अगर 200 नाटिकल अगर चारों तरफ से लेंगे तो इसका ये क्षेत्र चला जाएगा किसमें? मालदीव में। तो मालदीव को भी तो दिखाना चाहिए, मालदीव भारत का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इधर जाने लगेगा तो इंडोनेशिया के, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का कुछ द्वीप आ जाएंगे। नहीं, यह इसका मुख्य कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण का जो आंसर जाता है वह दीपक सिंह को जाता है। देखिए, हम बता देते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। कि देखिए, अगर ये भारत का क्या है? मैप है। यह भारत का क्या है? मैप है। ठीक है, यह भारत का ठीक है, ये भारत का मैप है। तो आप ध्यान देंगे कि जो हाँ, आ गई आवाज, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? चलिए देखिए, हम अपने द्वीपों को कवर करते हैं, न कि श्रीलंका को कवर करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ठीक है, हाँ देखिए, हम अपने द्वीपों को कवर करते हैं। ये हमारा द्वीप है, ये हमारा क्या है? द्वीप है। हम अपने द्वीपों को अपने मैप में जब दिखाते हैं तो हम इतना दूर तक दिखाएंगे, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इससे कितना नीचे है? बहुत ज्यादा नीचे है। प्रीति पांडे, यह साउथ के पास होने के कारण 80 किलोमीटर है। प्रीति पांडे, यह साउथ के पास होने के कारण
180 किलोमीटर है निकोबार तक। हाँ, बात सही है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार देखेंगी तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां से स्टार्ट होता है? 6 डिग्री 4 मिनट। कहां से? 6 डिग्री 4 मिनट से। तो यह सर्वाधिक नीचे चला जाता है, जबकि श्रीलंका का यहीं पे है। अंडमान निकोबार श्रीलंका के आधे से भी नीचे है, जिसके वजह से हम अपने द्वीप समूहों को कवर करने में श्रीलंका के मैप को ले लेते हैं। इसलिए श्रीलंका हमारे मैप में दिखता है और कोई देश नहीं दिखता है। यही मुख्य कारण है कि हम अपने द्वीपों को दिखाने में, अपने द्वीपों के मैप को दिखाने में श्रीलंका के मैप को मेजर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। यही इसका मुख्य कारण है। सभी लोग को बात समझ में आ गई? न कि आपका जो आर्थिक अन्योन क्षेत्र है और संलग्न क्षेत्र है, अन्योन क्षेत्र है, ये इसका मुख्य कारण ये नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लेंगे तो भारत का आर्थिक अन्योन क्षेत्र समुद्री सीमा तटी से 200 नाटिकल दूर है। तो 200 नाटिकल दूर अगर चारों तरफ लेंगे तो श्रीलंका कितना दूर है? श्रीलंका का आधा पार्ट आ जाना चाहिए, श्रीलंका का आधा पार्ट आ जाना चाहिए। लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच में कुछ जली सीमा है जो पाक जलडमरू से बनी हुई है और मन्नार की खाड़ी से बनी हुई है। यानी कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली 2 जल संधियां हैं। एक है पाक जल संधि, दूसरा है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये दोनों भारत और श्रीलंका को क्या करती हैं? अलग करती हैं। ठीक है, तो हमारा मुख्य कारण 200 नाटिकल ये नहीं है, ये सब फर्जी है, क्योंकि ये कहीं हर जगह फॉलो नहीं होगा। इधर फॉलो करेगा, यहां अपवाद हो जाएगा। श्रीलंका के पास नहीं फॉलो करा सकते, क्योंकि श्रीलंका के पास क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। दीपक सिंह, बहुत बढ़िया। ठीक है, जहां तक उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को इसके बारे में समझाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज की क्लास दीपक सिंह के नाम, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग को गुड नाइट, अच्छे से सोइए, खाइए पीजिए, मस्त कीजिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने मम्मी पापा के भविष्य में आप उनका एक क्या बने? उगता हुआ सूर्य। तो उगता हुआ सूर्य बनने के लिए क्या करना होगा? उगते हुए सूर्य बनने के लिए यूरेनियम के द्वारा जलाया, यानी जलना होगा यूरेनियम की तरह। यूरेनियम का मतलब आपके दिमाग में उतना ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जो हमेशा जलता रहे। सबको गुड नाइट, धन्यवाद सभी लोगों का, बाय बाय। चलते हैं आज की क्लास यहीं से, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, शानदार क्लास में, भारत की प्रमुख झीलों के साथ, भारत की प्रमुख झीलों के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सभी लोगों का। आज के लिए इतना ही।